जय हिंद दोस्तों। आज 15 अगस्त है और आज ही के दिन हम लोग आज़ाद हुए थे। हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो आज का दिन हमारे लिए बहुत ही खुशी और बहुत ही उत्सव का दिन है। तो मेरे तरफ से आप सभी को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत चैप्टर 21 पढ़ेंगे। हम लोग लगातार सीक्वेंस एक चैप्टर से लेकर के 21 तक हम लोग पहुंच चुके हैं और इसी तरीके से लगातार चलते रहेंगे और पूरा इसको कंप्लीट करेंगे, फिर अगले सब्जेक्ट की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए फिर देखते हैं। आज हम लोगों को पढ़ना है मंत्रिमंडलीय समितियां। ये खास इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जाम की दृष्टि से, लेकिन हम लोगों को समझना है कि मंत्रिमंडल के अंतर्गत ही मंत्रिमंडलीय समितियां भी होती हैं, तो उनका क्या उपयोग होता है, एक नॉर्मली हमको जानकारी होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग आज इसको देख लेते हैं। केवल नॉर्मल ही है, बहुत छोटा टॉपिक है और बस समझना है, ठीक है। तो देखिए, मंत्रिमंडलीय समितियां की सबसे पहले जो है उसकी विशेषता देख लेते हैं हम लोग। देखिए, जो मंत्रिमंडलीय समितियां हैं ये एक तरीके से संविधान के अंतर्गत नहीं है, ठीक है, ये गैर संवैधानिक है। थोड़ा बहुत इसको ध्यान में रख लेंगे, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं संविधानेतर। ठीक है, संविधानेतर निकाय ऐसे करके हम लोग बोल देते हैं। तो इसका उल्लेख जो है वो संविधान में नहीं है, इसका अर्थ यही होता है। उसके बाद से जो समितियां हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक होती है स्थायी और एक होती है तदर्थ। तदर्थ मतलब उसको अस्थाई भी हम लोग कह सकते हैं। तो एक होती है अस्थाई और एक होती है स्थायी, ठीक है। तो देखिए, जो स्थायी समितियां होती हैं वो स्थायी प्रकृति की होती है, जबकि तदर्थ अस्थायी प्रकृति की होती है, ठीक है। तदर्थ समितियों का जो गठन होता है वो समय समय पे होता है, यानी कि मान लो कि कोई ऐसा स्थिति है जिसके बारे में हम लोगों को बहुत ज़रूरी है, उसके उसके लिए डिस्कशन करना, उससे संबंधित कोई सॉल्यूशन निकालना या फिर कोई रूल बनाना, तो उस समय क्या होता है कि अर्जेंट बेसिस पे जो अस्थायी समितियां हैं उनका गठन किया जाता है, जबकि स्थायी सदस्य जो स्थायी कमेटी होती है वो हमेशा रहती हैं, ठीक है। ये समितियां प्रधानमंत्री के द्वारा समय समय पर अनिवार्यता तथा परिस्थिति की मांग के अनुसार गठित की जाती है। इसलिए इनकी संज्ञा और गठन समय के साथ बदलता रहता है। ये जो अस्थायी समितियां हैं उन्हीं के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। देखिए, इसके बाद से इनकी जो सदस्य संख्या होती है वो 3 से 8 तक हो सकती है सामान्यतः। इनके जो सदस्य केवल कैबिनेट के मंत्री होते हैं, लेकिन गैर कैबिनेट मंत्री भी आ सकते हैं, लेकिन नॉर्मली ऐसा होता है कि यदि कैबिनेट के जो मंत्री हैं उन्हीं लोगों ने यदि सॉल्व कर लिया सारी चीज़ें तो दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। यदि या फिर अगर नहीं कर पाते हैं, ज़रूरत पड़ता है कि गैर कैबिनेट के भी मंत्री को सदस्य बनाया जाए, तो उस समय बना सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है कि नहीं बनेंगे, ठीक है। उसके बाद से इन समितियों में मामले से जुड़े मंत्री नहीं बल्कि वरिष्ठ मंत्री हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि वरिष्ठ मंत्री भी हो सकते हैं, जो भी मंत्री और भी हैं वो भी हो सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। लेकिन इन समितियों का जो प्रमुख होता है वो प्रायः ज़्यादातर प्रधानमंत्री ही होते हैं, ठीक है। क्योंकि कैबिनेट की कमेटी है और पूरा कैबिनेट का जो प्रमुख है वो प्रधानमंत्री है, हम लोग जान रहे हैं। तो उससे रिलेटेड कुछ भी कमेटी होगी तो उसका भी प्रधान तो रहेंगे ही ना, प्रधानमंत्री। देखिए, समितियां न सिर्फ मुद्दों का हल तलाशती हैं और मंत्रिमंडल के विचारों के लिए प्रस्ताव बनाती है, बल्कि निर्णय निर्णय भी लेती हैं, ठीक है। और साथ में ये भी है कि निर्णय तो लेती हैं, लेकिन मंत्रिमंडल जो है उन निर्णयों का समीक्षा भी कर सकता है। हालांकि इनका बहुत मुख्य भूमिका होता है, ठीक है, मंत्रिमंडलीय समितियों का। देखिए, इनका कार्य क्या है, इनका कार्य क्या रहेगा, राजनीति, आर्थिक, इन्हीं सभी चीज़ों से रहेगा, है ना। तो राजनीतिक मामलों की सीमित राजनीतिक परिस्थितियों अ, मामलों की समिति राजनीतिक परिस्थितियों से संबंधित होती है। उसी तरीके से आर्थिक मामलों की जो समिति होती है वो आर्थिक क्षेत्र से उनका जो भी गतिविधियां होती हैं उनसे रिलेटेड वो लोग काम करते हैं, उनका समन्वय स्थापित करने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि जैसे एक नियुक्ति समिति भी होती है,
ये नियुक्ति समितियां भी जितने भी बैंक वित्तीय संस्थान हैं, इन सभी को जो नियुक्ति से संबंधित जो भी निर्णय है वो लेने में ये लोग वहाँ काम करते हैं। ठीक है। उसके बाद से देखिए यहाँ पे ये होगा कि संसदीय मामलों की जो समिति होती है वो संसद में भूमिका और कार्यों को देखती है। यानी कि संसदीय मामलों के भी बहुत सारे समितियां होती हैं, ठीक है ना, एक नहीं है, बहुत सारे हैं। और देखिए इसमें यह है कि सरकार की ये जो चार में से तीन जो समितियां हैं, जो ऊपर की नियुक्ति समिति, आर्थिक और राजनीतिक, इनकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। बाकी जो अंतिम चौथा यानी कि ये संसदीय मामलों वाला जो है, उसकी अध्यक्षता अध्यक्ष गृह मंत्री होते हैं। ठीक है। सभी जो सभी मंत्रिमंडलीय समितियां सर्वशक्तिशाली समिति राजनीतिक मामलों की समिति मानी जाती है। यानी कि ये लोग शक्तिशाली भी होते हैं और इन्हें सुपर कैबिनेट भी कहा जाता है। तो ये भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है। तो ये समितियों के बारे में बस इतना ही इसमें पढ़ेंगे, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये हमारे सीक्वेंस में है। तो हम लोग को जानकारी होना चाहिए कि मंत्रिमंडलीय समितियां भी होती हैं। लेकिन आप याद रखेंगे कि ये संसदीय समितियां नहीं है। ठीक है। मंत्रिमंडलीय समितियां अलग है और संसदीय समितियां अलग है। हम लोग जस्ट एक दो चैप्टर के बाद उसको पढ़ेंगे। ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।